अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का ख्याल मौजूदा हुकूमत के जहन से जाने का नाम नहीं ले रहा। माहिरीन कई बार ये कह चुके हैं कि बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी कोई कानूनी अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है कि इस मामले में कोई बड़ी पेशरफ्त मंजर-ए-आम पर आ सके, लेकिन हुकूमत ने आज एक बार फिर ऐसा करने की ठानी है। ताहम इस बार बरतानवी हुकूमत को तीसरी दरख्वास्त न सिर्फ हाथों में थमाई गई बल्कि उसमें उन्हीं के इमिग्रेशन लॉ का हवाला भी दिया गया है। अब ये ऊंट क्या कभी किसी करवट बैठ पाएगा, इसका सवाल जानने के लिए आज हम एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा हुक्म दिया है, और वो ये कि इन केसेस की समाअत रोजाना की बुनियादों पर की जाए। आपको याद होगा कि इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम का हुक्म पहले ही दे चुका है, लेकिन आज का ये इक़दाम क्या इसमें मजीद कोई नई रूप फोंकेगा, क्या इसमें मजीद हम पेशरफ होती हुई दिखाई देगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात सिंध जज़ायर के मामले की, जिस पर अब विफाक की ख्वाहिश ये है कि मामला खुशी खुशी निमट जाए और खुश उसलूबी के साथ इस पर काम किया जाए। कि वज़ीर-ए-आज़म की ये सोच विफाक और सिंध के दरमियान रवाबित को मुस्तहकम करने में करामत साबित होगी, पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौकाई साहब। एनबीसी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी। तो सबसे पहले बात करते हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जिन्हें डिपोर्ट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर से ख़त लिखा है, और कहा यह जा रहा है कि यह ख़त जाकर खुद बरतानवी हाई कमीशन के हाथों में थमाया गया है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस इमिग्रेशन लॉ का हवाला दिया गया है उसको जवाब बनाकर सब आगे रखी गई है। 1974 के हवाले से बात की जा रही है इस खत में, और कहा जा रहा है कि बरतानिया अपने इमिग्रेशन लॉज जो है उन पर नजरसानी करें, क्योंकि अगर कोई भी शख्स वहां पर जिसे 4 साल कैद की सजा सुना दी गई हो, बरतानवी लॉ ये बताते हैं कि उस शख्स को डिपोर्ट किया जाता है। तो ये जवाब बनाकर इस दरख्वास्त को लिखा गया है। नासिर चौकाई से फरमाइएगा, ये हुकूमत की कोशिशें आप समझते हैं कि कभी कामयाब हो सकेंगी? अब जिस तरह से ये एक पॉइंट रेज किया गया है उस लॉ का हवाला देकर। असल में शहजाद अकबर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी अक़ल, उनकी दानिश, उनकी जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि एक आसिफ किरमानी हुआ करते थे भुट्टो अयूब खान के ज़माने में, उनसे बहुत आगे की है। और ये वो लोग हैं जो मरवाने के बाद भाग जाते हैं मुल्क से। अब बात ये है कि इन्होंने जो ख़त लिखा है वो लिखा है 74 के लॉ के तहत, जबकि एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 भी मौजूद है, जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस पर हम बात भी कर चुके हैं कि उसके तहत कौन कौन आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में मुलजिम भी नहीं है और मुजरिम भी नहीं है। पहले तो तहवील मुजरमान का छोटा मोटा लूज लॉ मौजूद है, वो मुजरिम नहीं है। मुलजमान का तो लॉ ही नहीं है, तहवील मुलजमान का तो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन मुझे बड़े प्यारी लगी वो बात उनकी कि नवाज शरीफ जनवरी तक वापस आ जाएंगे, मैंने ख़त लिख दिया है। क्या ख़त होगा वो कि जिस पर भागेंगे दौड़ेंगे बरतानिया वाले, एक यहाँ से वहाँ, एक छलांग मार के लंदन ब्रिज पर और एक टावर से नीचे गिर जाएगा, एक दरिया टेम्स में स्विमिंग करेगा और नवाज शरीफ को तलाश करके और डिपोर्ट कर देंगे। वो ऐसे नहीं होता है। बच्चों का खेल नहीं है, ये स्टेट के दरमियान रिश्तों का मसला है, ये स्टेट के दरमियान ताल्लुकात का मसला है, ये लॉ का मसला है। अच्छा, मेरी अपनी इत्तला जो है वो पॉजिटिवली में बता रहा हूँ मैं आपको कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी इस टीम से इस बारे में मायूस हो चुके हैं। इस बारे में कतई मायूस हो चुके हैं। चुनांचे उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने तौर पर सरकारी नहीं, निजी ताल्लुकात को काम में लाते हुए इस पर प्रेशराइज करेंगे। इस पर लोगों से कहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें और नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने में हमारा साथ दें। ये कहाँ तक कामयाब होता है ये भी इस पर सवाल निशान है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी ख़तवत तो लिखते रहें आप, हम बहुत ख़त लिखते हैं दोस्तों को। नसीम को मैं ख़त लिखूँगा आज रात को कि फ़लाँ साहब को वापस करो। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल कॉन्फिडेंशियल रहकर भी ये कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन बहुत कम आपको ऐसे लग रहा है कि किसी हद तक कामयाब हो पाएँ। कामरान, ये जिस कानून का हवाला दिया गया है, ये कानून हरकत में ला सकते हैं इस कोशिश को?
नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। और मेरे ख्याल में ये हुकूमत को भी, खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि नवाज़ शरीफ अपनी मर्ज़ी से अगर वापस आएँ तो आ जाएंगे, लेकिन आप उनको अदरवाइज़ वापस नहीं ला सकते। बोरिस जॉनसन कहते हैं, उनके फ़ैन भी हैं, उनका मिन्नत तरला कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन वो भी कर लें तो फिर भी शायद बोरिस जॉनसन भी अपने वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन वो भी बाय बुक जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। जो मुझे इसके अंदर जो सबसे परेशान कुन बात लगती है, अब तसव्वुर कर लें कि चलें उन्हें आप ले भी आते हैं, जिन मसाइल में इस वक्त पाकिस्तान घिरा है, सबसे बड़ा मसला आपकी मईशत और आपकी महंगाई का है। क्या नवाज़ शरीफ को वापस लाने से वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? ये बिल्कुल ठीक है कि चलें आप एक कुछ दिनों के लिए एक अपना जो बयानिया है उसको तक़वियत ज़रूर मिलेगी कि देखें हम इनको वापस ले आए हैं और अब एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन अगर वो नहीं आ पा रहा है और आप इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो मेरा क्या काम हो कि मैंने नवाज़ शरीफ को और बाकी अपोजिशन जमातों को इररेलेवेंट करना है, तो मैं तो जो अवाम है, जो आम आदमी है, उसका दिल जीतूंगा। और उसका दिल जीतने के लिए मुझे अपोजिशन के लीडरों को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़िंदगियों को आसान करने की ज़रूरत है। अगर हमारे जो वज़रा हैं, अगर आप अब एक नया ट्रेंड चला है, सुबह अगर आप उठें तो आपको एक इस्लामाबाद में 2-3 वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं, फिर आपको लाहौर में चले जाएं, फिर शाम को फिर वज़रा, उनका एक ही बयानी है, अपोजिशन के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये लूट के खा गए हैं। लेकिन आप उन मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। मार्केट में जाकर देखें इस वक्त महंगाई का जो हाल है, जो मईशत आपकी जिस तरीके से जा रही है, वो अलग बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक ट्वीट किया कि हमारी मईशत अब दुरुस्त समत पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा जी करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उससे हम बाहर आ गए हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिस्ट से बात करें, जब करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आप अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप डेफिसिट से बाहर आ गए तो आपकी मईशत तरक्की कर रही है। इसकी ये भी इंडिकेशन है कि आपकी मईशत सुस्त रवि का शिकार है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने घर में बिजली इस्तेमाल ना करें, आप गैस इस्तेमाल ना करें, आप खाना पीना बंद कर दें और महीने के एंड पे कहें जी आज मैंने सारी तनख्वाह बचा ली है पूरे महीने की। तो ये इनकी अप्रोच है। तो मैं अगर गवर्नमेंट हूं तो मेरे ख्याल में इनको तमाम तर तवज्जो, बजाय इसके कि इसके ऊपर के नवाज शरीफ को लाना है या नहीं लाना, इनको चाहिए कि जो रिफॉर्म्स का वादा करके आए थे, जो तब्दीली का नारा लेकर के आए थे, दो के टाइम ऑलरेडी बहुत गुजर चुका है, इनको उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर उस पर ये डिलीवर करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं कि नवाज शरीफ जितनी मर्जी सख्त तकरीर कर लें, जो मर्जी बयानियां लेकर के आ लें, वो अवाम फिर उनकी बात नहीं मानेगी। वजह यही है कि आज लोग नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं या उसके बयानियों को पर तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बुरी तरह नाकाम हो चुकी है आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए। जनरल साहब, ये ख्याल मौजूदा गवर्नमेंट के जहन से जा नहीं रहा है। दाद तो देनी पड़ेगी कि वो उनको मियां साहब को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें कामयाब भी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो ख्वाहिशात अपने अंदर होती हैं उसका वो बाहर आती हैं, उन पे आप बात करते हैं। ये ख्वाहिश जरूर होगी इमरान खान की बड़ी जबरदस्त किस्म की कि किसी तरह वो लेके आए वापस उनको, मियां साहब को, जो कि यहाँ से उनके कहने के मुताबिक बीमारी का बहाना करके और फैब्रिकेटेड किस्म के अपने ब्लड रिजल्ट्स वगैरह बनवा के तो निकल गए यहाँ से। अब वो नेचुरली ये भी एक दुख ये भी है कि हम धोखा खा गए, कैसे निकल गए हमारे हाथ से, हमें धोखा दे गए। वो भी एक आप कह लीजिए कि एक शर्मिंदगी है। दूसरी तरफ ये है कि वहां जाके अब वो इनके हाथ से बाहर है और जो उनका जी चाहता है वो करते फिरते हैं, वो भी एक तकलीफदेह चीज है इनके लिए। बाकी यह है कि हुकूमतें सारे काम कर रही होती हैं। ये जैसे भी कामरान बात कर रहे थे, ये समझने की बात है। ये नहीं होता कि अगर मियां साहब को वापस लाना है तो बाकी सब दुनिया को छुट्टी भेज दी आपने, अभी उधर तवज्जो ही नहीं है। नहीं, आप हर महकमा आपके पास है, हर मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ लोग डील कर रहे हैं। अगर आपकी वजारत दाखिला या वजारत खारजा मियां साहब का इशू डील कर रही है तो फिर आपके बाकी और लोग वजारतें हैं जो कि आपके खुराक के मसले, महंगाई के मसले, ये चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो वो तो अपने तौर पे हुकूमतें सब काम इकट्ठे कर रही होती हैं। वो बड़ी गंदी हुकूमत होगी जो सिर्फ एक चीज करे और बाकियों के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए। वो ऐसे होता नहीं, कभी हो नहीं सकता। आम तरह की हुकूमत भी ऐसे नहीं करती। अब बात आ जाती है कि ये ला सकेंगे या नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बरतानिया एक दफा अगर किसी आदमी को दे दे तो चोरी का माल वहां जाना बंद हो जाए। लोग आइंदा चोरी का माल वहां ले जाएंगे ही नहीं और उनकी मईशत पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ये पूरी दुनिया का चोरी का माल वहां पे मौजूद और बिलियंस में। तो ये तो इंतहाई बेशर्मी और डटाई से उस माल के ऊपर वो खुद एंजॉय कर रहे हैं। उनके मुल्क में जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी आप यहां से खरीदें तो वो कम से कम उससे 1000 गुना कम कीमत पे आपको मिलेगी।
उनके लोग मजे कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से चोर ला के पैसा जब वहां पे लगाते हैं, यही अपार्टमेंट और चीजें खरीदते हैं तो बहुत महंगी महंगी कीमतों पे खरीदते हैं। लिहाजा ये है कि वहां पे उनके लोगों की इस पे बड़ी फलाह बहबूद का बड़ा दारोमदार है, पैसा रेल पेल उसकी सारी उनकी सोसाइटी में है। आज वो एक आदमी को पकड़ा दें, कल इंडिया अपने सारे मांगने शुरू करेगा और एक मिसाल होगी, वो कहेंगे जी फलां दिया था, हमें क्यों नहीं वापस कर रहे। इंडिया के 1500 लोग वहां बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ एक आदमी जिसका जुर्म साबित थे वो वहां से वापस लेके गया। इंडिया 1500 में से सबकी एप्लीकेशन बाकी वहीं पड़ी है, एक भी बंदा वापस नहीं जा सकता। तो अब एक चीज हो सकती है कि कभी वो समझे, जैसे अभी अल्ताफ हुसैन है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट वहां नहीं की हुई थी, की वजह से पैसा नहीं गया हुआ था, लेकिन अल्ताफ हुसैन के ऊपर जराइम थे, उसके बावजूद MI6 की प्रोटेक्शन थी। और उसका किस्सा यही था कि जब तक उनके लिए कारामद है वो उसको नहीं छेड़ेंगे। अब उनके लिए नाकारा नजर आता, तो पहले तो रॉ ने पैसे बंद किए, अब वो भिखारियों की तरह पैसे अपने लोगों से मांगता नजर आता है कि जी मेरा दफ्तर नहीं चल रहा, पैसे दे मुझे चल रहा। कुछ भी कर ले मियां साहब अपनी मर्जी के बगैर नहीं आ रहे, जैसे कि आप अक्सर फरमाते रहते हैं। वो अपना मफाद देखते हैं कि उनका मफाद किसमें है। चोर होगा, डाकू होगा आपके लिए, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो इन्वेस्टर है, पैसा लेके आया वहां, तो वो नहीं छोड़ते। ये हमें काम ख्याली से बाहर आ जाना चाहिए। बुखारी साहब, जनरल साहब हो, कामरान हो, NBC हो, आप भी अक्सर औकात इस बारे में यही कह चुके हैं कि मियां साहब आने वाले नहीं है। शहजाद अकबर साहब को ये बात मालूम नहीं है, या अगर 1974 का हवाला उन्होंने दिया, कुछ तो बात होगी जो उन्होंने लिखा है और हवाला दिया है। देखिए, आज भी हम वही सिलसिला देख रहे हैं। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, सारे दोस्त वो पॉइंट आउट कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे। प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ही आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है कि अपोजिशन पे चढ़ दौड़ो, जो कि वो कर रहे हैं। अब देखिए, आज की जो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें अपोजिशन का मरसिया ही पड़ा जा रहा है। मैं आपको हिस्टोरिकल 2 एविडेंसेस देता हूं जिनको मैंने रिपोर्ट किया था 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और बरतानिया के माइंडसेट का यहाँ से पता लगता है कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे मरहूम खालिद अहमद खान खरल। उस वक्त वो फेडरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको एक ख़त दिखा था जो मैंने छापा था। उस ख़त का मतन ये था, यानी वो इतना क्लोजली वॉच कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस को। ख़त का मतन ये था कि पीपल्स पार्टी को मियां नवाज शरीफ को बचाने के लिए मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बरतानवी हुकूमत को खौफ था कि भुट्टो की तरह नवाज शरीफ को भी हैंग ना कर दिया जाए। एक तो एविडेंस ये मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये ख़त मेरे पास था और मैंने इसे छापा भी बाकायदा। दूसरा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में गालिबन 2000 ही था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के रेड वारंट इशू किए थे और इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने की बात की गई थी। उस वक्त भी बहुत प्रेशर माउंट किया गया था, चूँकि जनरल मुशर्रफ साहब के रवाबत भी थे, लेकिन वहाँ पे उस वक्त उन्होंने ये फरमाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एक तो जितने केसेस थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और दूसरी बात यह है कि हमारे दरमियान कोई उस वक्त तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं था। तो उस बुनियाद पे जितनी एफर्ट्स थी वो सारी नाकाम हो गई। आज भी वही सिचुएशन है। बरतानिया क्लोजली मॉनिटर करता है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जनरल साहब की एक ओपिनियन थी, दोस्तों की एक ओपिनियन है। वो देख रहा होता है कौन से केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उसका अब मियां साहब की जो कन्विक्शन है उसमें एक अकामा है और उन्हें भी अंदाज़ा है कि कितने नॉन सीरियसली इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया और कोर्ट ने किस बात पे सज़ा दी। तो यकीनन बिल्कुल सही बात है दोस्तों की भी, और मैं भी वही ऐड करूँगा कि मियां नवाज शरीफ को PM UK भी चाहें तो वो शायद रिपोर्ट नहीं कर सकते। शहजाद अकबर साहब की मूव्स जो हैं वो बहुत ही अनाड़ी खिलाड़ी की हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने सीनियर से कोई दर्स लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे 2 बड़े मोहतरम बैठे हैं, जनरल साहब बैठे हैं, नासिर भाई बैठे हैं, हम 3 हज़रात से तो सीनियर हैं, कम अज़ कम इनसे ही थोड़ी सी गाइडलाइन ले लें और ये उन्हें बता दें, चूँकि प्रोग्राम में ये अपने इरशादात से नवाज रहे हैं और बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं ये दोनों हज़रात कि बरतानिया इस तरह हवाले नहीं करेगा। सिद्दीकी साहब, और जो अंदर ख्वाहिशात मचल रही है उसका क्या करें? उस दिल में ख्वाहिशात है, वो मचल रही है। आप अगर कानून की बात करें तो देखिए, बात वही है कि जो तीर कमान से निकल गया
उसको वापस लाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि नामुमकिन ही होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो बरतानिया, क्योंकि मैं रहा हूँ वहाँ के कानून के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि लाया जा सकता है, इसमें कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। उसमें सिर्फ देखना ये होगा कि जो शहजाद अकबर साहब ने सिर्फ खत लिख के भेज दिया है, तो बकौल नासिर बेग चुगताई साहब के कि वहाँ से फौरी तौर पे उन्हें वहाँ से डिपोर्ट करके जहाज़ पे नहीं बिठा दिया जाएगा। इसमें बड़ी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। इसमें वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है ख़ुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे वो जाते हैं और इस केस को वहाँ पे प्लीड करते हैं अच्छे वकला, क्योंकि ये सिंपल गवर्नमेंट वहाँ से वापस नहीं भेज सकती। गो के इमरान खान साहब के जैक गोल्डस्मिथ जो उनके ब्रदर इन लॉ रह चुके हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कंजर्वेटिव हुकूमत के बहुत बड़े डोनर भी हैं और उनके रुकन भी हैं। अगर वो अपने असर रसूख वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अव्वल तो ये होगा कि अगर उनकी मिनिस्ट्री जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर कह देती है कि नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए, तो डेफिनेटली नवाज शरीफ कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट में बाकायदा ये केस सुना जाएगा। ये अपनी नौयत का पहला केस होगा, क्योंकि बरतानिया के कोर्ट या बरतानिया की हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी कोर्ट्स की इज्जत करती है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। गो के बरतानिया और पाकिस्तान की कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि लंदन से एक दो लोग जो है वहाँ से कोई मर्डर करके पाकिस्तान आ गए थे, उनको पाकिस्तान ने उनके हैंड ओवर किया है। तो केस टू केस जो है वो बात होती है। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सीरियस लेते हैं इस बात को, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं अब लेके आऊँगा, और वो जाते हैं लंदन भी जाते हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलते भी हैं, वहाँ पे अच्छे बैरिस्टर्स भी करते हैं, केस कोर्ट में जाता है, तो चांसेस आर देयर। लेकिन ये देखना ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट की कितनी सीरियसनेस है। तो अभी आपको सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, मतलब इस किस्म की ये लॉज वगैरह डाल के भी इस सर सीरियसनेस तो हमें नजर आ रही है कि वो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा। पता चला माफिया उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं और चीनी स्कैंडल हुआ, भाग के निकल गए। तो 2.5 साल में तो वो किसी माफिया को नहीं पकड़ सके, किसी को नहीं उन्होंने पकड़ा। लेकिन अगर अभी भी वो सीरियस होकर इस मामले को लेते हैं तो मेरे ख्याल में बिल्कुल वो नवाज शरीफ को वापस ला सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको शक है हुकूमत की नियत के साथ? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। ये जो कह रहे हैं ना कि बुखारी साहब ने भी जिक्र किया कि बरतानिया बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन। अभी जो हाल ही में कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया, जिस तरीके से उन्होंने इशारे किए, मुझे अपने स्कूल का ज़माना याद आ गया जब किसी से लड़ाई होती थी क्लासरूम में, तो टीचर के सामने तो कुछ नहीं कर सकते, कहते थे बाहर निकल मैं तुझे बताता हूँ ज़रा। तो वो ये चीज़ें भी मॉनिटर करती हैं। ये भी अगर कोई 0.1% चांस था भी नवाज शरीफ के वापस आने का, तो ये उनकी तकरीर जो है वो उनके खिलाफ जाती है कि देखें कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, इंतकाम से भरे पड़े हैं कि एक नवाज शरीफ को कह रहे हैं तू वापस आ, मैं तुझे देखता हूं अब तू कैसे बचेगा। हालांकि हर चीज कानून के मुताबिक चलनी होती है। तो इन चीजों को भी कोर्ट की रिपोर्ट्स है जो उनको सजा मिल चुकी है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी, इन बातों पे फैसला नहीं करेगी कि इमरान खान ने क्या कहा या नवाज शरीफ ने क्या कहा। बरतानिया ने भेजना नहीं, उनको वापस नहीं करना, उसके लिए उनको बड़ा छोटा सा बहाना, जैसे कामरान कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उनको एक छोटा सा भी बहाना मिल जाए तो वो उनके लिए काफी है। लेकिन ये एक आप चीज ध्यान में रखिए कि इमरान खान जब ये नारा लगाते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, आ जाए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो सिर्फ नारे हैं। उन्होंने होमवर्क उसने कभी नहीं किया होता, कभी उनको ये पता नहीं होता कि इसका प्रोसेस क्या है, आगे चल के हो क्या सकता है। क्योंकि जब आप होमवर्क करें या एक चीज को स्टडी करें थॉरली, तो फिर आपको नजर आना शुरू होता है कि इसमें इंपेडिमेंट्स हैं क्या। वो तो उन्होंने किया ही कभी नहीं होता। आपने कई बयान देखे होंगे ऐसे, वो यू टर्न वाला किस्सा भी इसी वजह से चला। एक चीज और जो मैं बुखारी साहब ने जो जिक्र किया मैं उस पर बात करूं। देखिए ये हमारी इंतहाई कोता नजरिया जब हम सिर्फ कहते हैं कि अकामा पे उनको निकाला। अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। उसमें आपको एड्रेस मिलता है अबू धाबी का या दुबई का, और आप जाके स्विट्जरलैंड में पैसा जमा कराएं, एड्रेस वो होगा। कभी पाकिस्तान ढूंढ ही नहीं सकता कि पैसा किसका, पाकिस्तानी किसी का वहां पे है या नहीं। तो एक चीज। दूसरा ये है कि एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, ये उनकी ऑडेसिटी देखें आप कि एक ऐसे ओहदे पे बैठ के और फैब्रिकेटेड जाली एक ऐसा कैलोरी फॉन्ट जो था ही नहीं उस जमाने में, उसके कागज पॉइंट आपका आ गया। मैं एनबीसी पे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका भी कमेंट ले लूं। लंदन में, इंग्लैंड में उनको ये पेंट हाउस पायलट का खिताब देके उनकी तमाम जायदादों की तस्वीरें डेली मेल ने छापी। अगर यहाँ कानून नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में दुश्मनी है, यहाँ अदालतें खराब है, तो वहां मुकदमा करें। हमारे हिसाब में वो डेली मेल ने जो कुछ लिखा वो दुरुस्त था, क्योंकि इन्होंने चैलेंज कभी नहीं किया उसको। एनबीसी एडियो कमेंट क्विकली, फिर मुझे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है प्लीज। देखिए हाँ, मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा। मैं इतना बड़ा फलसफा भी नहीं जानता,
अकामा क्या है और गैर अकामा क्या है। एक ये हुकूमत है हमारी, मैंने पहले भी कहा था, ये अपने पैरों पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारती है, स्लिप हो जाती है कुल्हाड़ी, बाज़ औक़ात नहीं लगती, ये अलग बात है, खुशकिस्मती है। इन्होंने नवाज़ शरीफ को पक्का कर दिया है इंग्लैंड में, लाहौर में बगावत का केस बनाकर। जब लाहौर में आपने बगावत का केस बनाया तो इंग्लैंड में ये बात अब अदालतों में जाएगी कि ये इंतकामी कार्रवाई है, विक्टिमाइजेशन है, एक ऐसी तकरीर पर जिसका कोई बकौल उनके कुछ नहीं है और उस पर गद्दारी का मुकदमा बना रहा है। इसका मतलब है इंटेंशन ख़राब है सरकार की, और गद्दारी के मुकदमे की सज़ा आपको पता है क्या होती है पाकिस्तान में। ये सब बातें, और इस मामले में बहुत हसास हैं इंग्लैंड वाले। जहाँ उनको सियासी बू आ जाए, जहाँ उनको इंतकाम की कार्रवाई नज़र आ जाए, वहाँ तो आपसे बात ही नहीं करेंगे वो। तो ये मेरा ख्याल है बहुत लूज केस है इसमें। ठीक है, और अभी भी आप लोगों को ये खत भी लूज बॉल नजर आई गवर्नमेंट के। यहाँ पे कंक्लूड करते हुए मैं ये जरूर कहूंगी कि एक इंटरेस्टिंग डिबेट हुई आज। एक अलग पॉइंट नजर आया आज की डिबेट में कि कानूनी और सियासी पहलुओं को मद्देनजर रखे तो खान साहब और उनकी हुकूमत के हाथों से ये मामला निकल गया है। हाँ, जाती रवाबित और जाती मरासिम अगर उनके किसी काम आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने करप्शन मुकदमात की रोजाना बुनियाद पर समाअत करने के अहकाम जारी किए हैं और ये कहा है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को तेज किया जाए और जल्द से जल्द केसेस को निपटाया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो पेशरफ्त दिखाई गई है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि किस तरह से इन केसेस की रोजाना बुनियादों पर समाअत होनी है, तो क्या वाकई ये एक अच्छी मूव है, ये एक अच्छा इनिशिएट है कि हमारे जो करप्शन के मुकदमात और केसेस हैं वो जल्द निपट सकते हैं। नासिर बी चौथाई साहब, इससे पहले एक ये अहकाम भी थे कि 120 नई एहतसाब अदालतों का कयाम भी अमल में लाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर ने आज अटॉर्नी जनरल से सिलसिले में बात भी की है। जो आज का हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, कैसी पेशरफ्त देख रहे हैं आप इसे? देखिए, बहुत अहम है और ये होना चाहिए। पाकिस्तान में नैब की अदालतें, और अगर हिंदुस्तान का मुकाबला करें आप तो हिंदुस्तान में डेली समाअत होती है, एडजमेंट नहीं होती, किसी को एडजमेंट नहीं मिलती, ना वकील सरकार को। यहाँ तो वकील सरकार भाग जाता है, यहाँ जज उठ के चला जाता है मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ रहा। यहाँ जज प्रोसीडिंग के दौरान कहता है भाई मैं केस नहीं सुन रहा, बेंच टूट जाती है, बेंच टूट जाती है। तो यहाँ तो एक अजीबोगरीब सूरत आ रहा है ना। शहबाज शरीफ पर कुछ प्लाटों का मुकदमा है, वो 20 साल से है, उस पर ये खबर आई कि वापस ले रहे हैं। उनका नहीं हम वापस ले रहे हैं भाई, ये चलेगा, अभी 10 साल और चलाएंगे उसको हम। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बग़ैर रिमांड के, बग़ैर रिपोर्ट्स के, बग़ैर मुकदमे के कैद के अंदर हैं नैब की, और वो एक बड़ा जुल्म है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की वो खिलाफ वर्जी है। और अदालत ने कई बार ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है, हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप सत्यानाश कर रहे हैं इंसाफ का, आप मुंतकामाना कार्रवाई कर रहे हैं, आप यकतरफा एहतसाब कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कह रही हैं। और उनका क्यों ना आपको हम ख़त्म कर दें, बंद कर दें आपको हम, आपके क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोर्ट्स नहीं हैं, तो उन्होंने कहा बना लें कोर्ट्स। 120 कोर्ट अब तक नहीं बन पाई हैं, सुधा लिस्टें बन रही हैं, लिस्टें बन रही हैं, लेकिन अब तक नहीं बन पाई हैं। मेरा ख्याल ये बहुत ज़रूरी है कि मुकदमात की रोज़ बरोज़ समाअत हो, यौमिया समाअत हो, मुलजिमों को लाया जाए, पेश किया जाए, वकील सरकार तैयार होकर आए और संगीन सूरत हाल के सिवा एडजमेंट नहीं दिया जाए। जब एडजमेंट आप नहीं देंगे तो ये मसले हो जाएंगे। और आपने जो हवाला दिया में पेशरफ्त आ सकती है अगर रोजाना की बुनियाद पर, आपने जो हवाला दिया प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर को समझाया गया है कि लॉ क्या होता है, और लॉ आगे बात करनी बताऊंगा मैं आपको कि लॉ किस तरह प्रिवेल होता है। जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि नारेबाजी चलती है। खुद नारा लगाया था ना कि मैं जेल में ऐसे कमरे में डालूंगा जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ को बी क्लास मिल गई। जब कानून से वाकफियत नहीं है आपको तो क्यों पंगा लेते हैं यार आप? ठीक है, बुखारी साहब। जी देखिए, जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में जब आपके लाखों केस पेंडिंग पड़े हों और गरीब लोग जो हैं वो कचहरियों के धक्के खा रहे हों, उनके डियर वंस जो हैं जेलों में हों, ज़मानतें ना हो रही हों, केसों के फैसले ना हो रहे हों, 50-50 साल के प्रॉपर्टी केस चल रहे हैं, और मैं दिखा सकता हूँ 50 तीसरी चौथी पाँचवीं नस्ल जो है वो केसेस भुगत रही है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे फैसले जो हैं ताज़ा हवा के झोंके मुझे तो ज़ाती तौर पे लगते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे चलिए, करप्शन से ही स्टार्ट कीजिए,
लेकिन ज़रूर कीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कीजिए। उसमें बिल्कुल ठीक फरमाया, इंडिकेट किया गया कि सरकारी वकील भी तैयार होके आएंगे, जज भी डेली आया करेंगे। वो जो छुट्टियों का उनका हर दूसरे हफ्ते कोई जज छुट्टी पे चला जाता है और केस पेंडिंग चला जाता है। और मैं खुद विक्टिम हूँ, ऐसे बहुत सारे, मतलब मेरे 2-3 केसेस जो हैं वो उसमें यही हुआ है कि जज साहब छुट्टियों पे हैं, आज तक आए ही नहीं, और अगर आए भी हैं तो बेंच में केस ही नहीं लगा। तो ये मामला इस तरह के जब होते हैं तो ऐसा कोई भी हुक्म जो है उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर ज़रूर निकलेगा। इस आप ये निज़ाम इंसाफ की तमाम तर मनफी असरात के बावजूद कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी एक रवायत और अच्छा हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि रोज़ाना की बुनियाद पे करप्शन केसेस की समाअत करें, और आई होप कि कल को दूसरे केसेस की समाअत भी रोज़ाना की बुनियाद पे होगी और होनी चाहिए। कामरान, लंबी लंबी तारीखें मिलने के बावजूद हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन का अमल खासा स्लो होता है, एविडेंस उस तरह से कोर्ट में नहीं जा पाते, मतलब जितना वक्त दे दिया जाता है। डेली बेसिस पर अगर ये सब कुछ होता है तो बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल में ये प्री मैच्योर है कहना, क्योंकि आपने खुद ही जब जिक्र किया प्रोसिक्यूशन का, बल्कि कल ही जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस चल रहा था, एहसन इकबाल के खिलाफ PMLN की लीडर हैं, तो उस पर एहतसाब अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इतने अरसे के बाद भी प्रोसिक्यूशन जो है अभी तक हर तारीख पे वो आते हैं, उनके पास कोई कहते हैं तैयारी ही नहीं है उनकी। तो ये सिर्फ ये कह देना कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर समाअत होगी तो उससे शायद फैसले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका आइन का आर्टिकल 10A भी है, फेयर ट्रायल की बात करता है कि उसके अंदर जो कानून के तमाम जो तकाजे हैं उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रोज़ की बुनियाद पे करेंगे और उसके दौरान अगर किसी के साथ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। देखें जो गवर्नमेंट है मौजूदा, आप कुलभूषण यादव के केस में वो क्या प्ली ले रहे हैं, वो कहते हैं कि बेशक वो दहशतगर्द है, बेशक वो कन्विक्टेड है, आज भी शहजाद अकबर फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक सिविलाइज्ड मुल्क है, एक ड्यू प्रोसेस का उसे भी हक है। तो अगर एक भारतीय दहशतगर्द को ड्यू प्रोसेस का पूरा हक है, तो जो पाकिस्तानी शहरी हैं बेशक उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं तो उनको भी ड्यू प्रोसेस का पूरा हक है। तो मेरे ख्याल में ये इवन के नैब के कानून में भी मौजूद है। नैब के कानून में ये नहीं है कि सालों साल केसेस चलें, उसमें तो मेरे ख्याल में ग़ालिबन एक टाइम लाइन है कि कितने दिनों के अंदर आपने केसेस का फैसला करना है, लेकिन कानून में होने के बावजूद आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। नवाज शरीफ के केस में भी इवन के मॉनिटरिंग जज बिठाना पड़ा, 6 महीने का टाइम दिया, वो टाइम भी उसके बाद भी डेडलाइंस आती रहीं, तब जाकर फैसला हुआ। और अगर आप पूरे कुछ 2-4 सालों में देखें कन्विक्शन रेट क्या देखें, सिर्फ मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को एवन फील्ड में सज़ा हुई, बाद में हाई कोर्ट ने वो भी सस्पेंड कर दी, अल अजीज़िया में वो अपील भी पेंडिंग है, बाकी किसी केस में आप मुझे बताएं कि कन्विक्शन हुई हो। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में सिर्फ डायरेक्शन जारी करने से ये मसला हल नहीं होगा, जब तक आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि ये लिंक्ड है ना, नैब की अदालतें आइसोलेशन में तो काम नहीं कर सकती, बाकी जो आपकी अदालतें हैं वहां पर देखें, खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनको अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और अदालती निज़ाम में। तो मेरे ख्याल में अनलेस एंड अनटिल एक रिफॉर्म्स नहीं होती, पूरी जुडिशल रिफॉर्म्स, उस वक्त तक आप जितनी मर्जी डायरेक्शन देते रहें, उससे डे टू डे प्रोसीडिंग्स करते रहें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। मौजूदा हालात में तो मुझे खदशा ये है कि इसको जो अपोजिशन है वो अपने लिए फर्दर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने भी एक बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तजा की थी, नैब से भी कहा था कि मुकदमात में तेजी करें, और अगर वो तेजी होती है और उस तेजी के दौरान अगर उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आती है, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है, ऑपोजिशन को टारगेट बनाया जाता है, तो ऑपोजिशन कहेगी कि हमारा बयानिया, हम यही तो कह रहे हैं कि इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक डायरेक्शन से मसला हल होने वाला नहीं है। सिद्दीकी साहब, जुडिशियल रिफॉर्म्स, प्रोसीजर ऑफ प्रोसिक्यूशन, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, क्योंकि जब आप रिफॉर्म्स करेंगे तभी आप इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐलान कर दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए तो वो हो जाएगी, लेकिन फिर वही बात, जिस तरह पनामा केस में एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया था और उस केस को स्पीड अप किया और उसको पूरा मॉनिटर किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी
तवज्जो उस केस की तरह थी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बेसिस के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर अपनी टाइम तो नहीं ज़ाया कर सकता कि वो एहतसाब अदालत में जितने केस लगे हुए हैं उनकी तरफ अपनी तवज्जो रखे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे फैसला ये इस लिहाज से अच्छा है कि अपोजिशन की भी यही डिमांड रही है कि आप हमें 2-2 साल जेल में रखते हैं और हमारा केस जो है वो अदालत में आप लेके ही नहीं आते हैं, रेफरेंस दायर ही नहीं होता। तो अब ये अच्छाई होगी कि रेफरेंस दायर होंगे, रोज़ाना की बुनियादों पे केस चलेंगे और फिर उनका फैसला आएगा। तो कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नहीं होगा कि एक मुलजिम है, इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है, 10 साल तक आप उसको रगड़ते रहे और वो दुनिया भर में मशहूर करप्ट हो जाता है और जब फैसला आता है तो उसको अदालत बाइज्जत बरी कर दे, तो वो 10 साल उसके आप वापस कहाँ से लेके आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोज़ाना की बुनियादों पे समाअत हो, अपोजिशन को भी मौका दिया जाए, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, अपना हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए और ये जो भी हो रहा है ये क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जितने भी केसेस हैं, जो हुकूमती लोग हैं, रुकन हैं, उनके भी केसेस चलने चाहिए। आपको पता होगा कि आज नैब ने भी एक बहुत लंबा चौड़ा एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद केस थे जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, उनको भी स्पीडअप करने का उन्होंने अंदिया दिया है। तो मैं तो इस बात को खुशाइन समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, डेली बेसिस पे हो और इंसाफ जो है वो उनको दहलीज पे मिलना चाहिए। जी जनरल साहब, एक अच्छी नीयत, एक अच्छा इकदाम है, लेकिन सिस्टम से आपकी होप्स क्या हैं? वाकई जो जज साहब की भी सोच है कि जल्दी जरा इंसाफ मिले और जल्दी केसेस निपटे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मेरा ख्याल ये बड़ा थोड़ा सा मार्जिनल फर्क पड़ेगा उन लोगों के लिए जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। उनका केस अगर रोजाना की बुनियाद पे सुना गया तो वो चल जाएगा, उनको शायद सजा वगैरह दे गई या बरियत जो भी होती है। इसमें दोनों ही एलिमेंट चलते हैं, पैसा भी है और ड्यू प्रोसेस, दोनों चीजें काम करती हैं। जो नैब अपना वकील पेश करता है वो अमूमन बड़े आम सा वकील होता है जिसको 3-2.5-3 लाख रुपया महीने की तनख्वाह दी जाती है और उसको जब एक इंक्वायरी पकड़ाई जाती है जो 1200-1300 सफ़े की है तो वो लाजमन तैयारी उसकी नहीं होती। वो जब भी आएगा रेफरेंस अटेंड करने के लिए वो इतने सफ़े पढ़ के आया होगा, ना उसको इतनी रिटेंशन होती है। तो वो और फिर इसमें पैसा जब काम करता है तो हो सकता है कि उस वकील को दूसरी साइड से पैसा भी दे दिया जाए, क्योंकि दोनों की फीस का बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक तरफ ख्वाजा हरस आता है 4-5 करोड़ रुपया लेके, दूसरी तरफ इधर से मोहम्मदीन आता है जो 2-2.5 लाख लेके आता है, तो वो तो ही इज अवेलेबल कि भाई मुझे जो भी आपने देना दे दें। तो ये भी इशू है। उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस का किस्सा है वो इतना अहम है। मैंने देखा था कि नवाज शरीफ साहब का केस जो डिले हो रहा था उसमें यही था कि हर दफा ख्वाजा हरस आके यही कहते थे कि जी हमें टाइम बार बार जो आप लगा रहे हैं हम उससे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा हक है कि हम पूरी तरह अपना केस लड़ें, हम अपने गवाह लेके आएंगे, हम ये करेंगे। तो उनकी बात माननी पड़ती थी क्योंकि ये एक एक्यूज का हक है। वो जब उसको अगर आप कल को सजा दे दें तो वो बाहर निकल के यही कहेगा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जी, हम तो कहते रहे कि हमारा ये भी गवाह आना है, ये भी आना है, वो तो आपने तो सुना ही नहीं। लिहाजा इसका मेगा करप्शन केसेस जहां लंबा पैसा है वहां तो धेले का फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो जिसने चलाना है उसी तरह करते रहेंगे। लेकिन छोटे मोटे गरीब गुरबा जो पकड़े होते हैं जिनसे रिकवरीज वगैरह करते हैं वो लाजमन इसमें हफ्ता 10 दिन में महीने में फारग हो जाएंगे अपने केसेस। चलें, एक मुख्तसर सा कोटा ही सही, गरीब और गुरबा को अगर इसका फ़ायदा पहुंच रहा है तो यकीनी हम कह सकते हैं कि खुश इक़दाम है। और बात यहीं पर आती है जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है उसमें भी बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता ये इक़दाम अच्छा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया है। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ स्टे ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जज़ायर का मामला खुश उसलूबी से हल करने के ख़्वाह हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत इस मामले पर सिंध के साथ काम करना चाहती है। अब याद होगा कि वफाकी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस भी जारी किया था इस सिलसिले में, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तहम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के दरमियान जो सिचुएशन है वफाक और सिंध के दरमियान, उस पर ऐसा ज़रूर महसूस हो रहा है कि शायद इन तमाम तरह मामलात में पीपल्स पार्टी को कोई ना कोई एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन क्या इस मामले पर वफाक और सिंध का रवैया तब्दील हो सकता है? जनरल साहब बताएगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जज़ायर के मामले पर मिलकर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए, खुशी खुशी नहीं, वफाक और सिंध के दरमियान मामलात या रवाबित बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, जब तक करप्शन केसेस मौजूद हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन होना यही चाहिए कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ें। अब जज़ायर का जहां तक मसला है उसमें प्रेफरेंस हर हालत में सिंध गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए।
क्योंकि वो बहरसूरत सिंध के, अगर उन्हीं का सासा है, मुझे टेक्निकली तो उसका नहीं पता कि कितने दूर है साहिल से, लेकिन अगर वो उनकी टेरिटरी में आते हैं तो पहला राइट उनका है और उसको ऑनर करना चाहिए। और अगर कोई हमारी फेडरल गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहती है तो वो सिंध गवर्नमेंट की रजामंदी से होना चाहिए। और तमाम ऐसे मामला, क्योंकि जो सिंध में आप जो कुछ भी करेंगे वो आप KPK में भी करें या कहीं भी और करें, वो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रखना इंतहाई जरूरी है, वरना ये फ्रिक्शन भी रहेगी और इसके मसाइल भी पैदा होंगे। तो ये तो जरूरी है कि आप इस तरह करें। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि और इश्यूज जो हैं, जैसे अभी कराची की डेवलपमेंट का किस्सा था, उस पर पैसे आपने मुख्तस किए हुए थे, वो अभी तक नहीं जा रहे। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन किसी और चीज की वजह से भी मौजूद रहेगी। तो ये एक चीज नहीं सिर्फ कि जज़ायर का मसला, आपको फ्रिक्शन के तमाम वो एरियाज जो है उनको एड्रेस करना चाहिए ताकि सूबों के साथ आपकी एक बड़ी स्मूथ रिलेशनशिप रहे। क्योंकि अल्टीमेटली आपने फायदा पहुंचाना आवाम को, अगर दोनों की फ्रिक्शन और नुकसान आवाम उठा रहे हैं तो फायदा क्या हुआ आपको हुकूमतें चलाने का, किसी को क्या फायदा हुआ। तो ये इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्रोविंसेस के साथ आप किसी न किसी तरह अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करके रखें। बड़े रेजिड किस्म की पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। और इसमें तो मेरा ख्याल है सिंध हक पे है, क्योंकि उनके अगर जज़ायर उन्हीं के है तो पहला राइट उन्हीं का है, उनको उसमें मेरा ख्याल है उनको देना चाहिए कि आप जैसे करना चाहते हैं करें। और अगर वो खुशी से इन्वॉल्व करें फेडरल गवर्नमेंट को तो बिल्कुल वो शामिल हो, वरना नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक करप्शन के केसेस चलते रहेंगे ये सियासी चपकलिश चलती रहेगी। NBC मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि सिंध गवर्नमेंट से जब इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट करें हम, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे लॉज के तहत, हमारे जुरिसडिक्शन के तहत आप आ जाएं और उस पर तय कर लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगी, किस तरह होगी। उसके बाद वो ऑर्डिनेंस आ जाता है और ये यकतरफा ऑर्डिनेंस था बिल्कुल, और ये उसी बंदे ने जारी कराया था जिसने केकड़ा 1 फ्लॉप कराया था। केकड़ा 1 याद होगा आपको, तेल निकल आया, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत तकरीरें करते रहे और TV पर आते रहे। जब उन्होंने कहा तेल निकल आया तो तेल के कुएँ बंद किए जा रहे थे, नाकाम हो गया था। उसके बाद वो नहरों पे गए, नहरें ख़राब हो गई। उसके बाद नालों पे गए, नाले ख़राब कर दिए। अब वो जजीरों की तरफ आए। उनका ख्याल ये था कि आइन एक जजीरे का नाम है, आइन जजीरा नहीं है। आइन एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें पहाड़ भी हैं, उसमें नहरें भी हैं, उसमें दरिया भी हैं, उसमें समंदरों की हद मुकर्रर है कि सूबे का हक किस 13 किलोमीटर गालिबन 13 नॉटिकल माइल एक सूबे का हक है। बलूचिस्तान का हक भी है और सिंध का हक भी है। ये शायद 2000 के करीब छोटे छोटे जजीरे हैं और 200 बड़े जजीरे हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये कह देना कि हम तहवील में रह लें ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ये यकीनन तौर पर सिंध गवर्नमेंट के लिए नाकाबिल कबूल था। ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ कल एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है और अटॉर्नी जनरल ने जो आज कल मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, उसमें उन्होंने गालिबन बता दिया है उनको कि आप कमज़ोर विकेट पर हैं। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें मिल बैठकर बिल्कुल खुश उसलूबी के साथ, जिसे आपने कहा खुश उसलूबी के साथ इस मसले को हल करना चाहिए। पहला मौका है कि प्राइम मिनिस्टर सिंध हुकूमत से खुश उसलूबी के साथ बात करने पर ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि वजह वाज़ेह है कि जब एक ज़हीन आदमी आपको मशवरा देगा और ज़हीन आदमी को अपने करीब रखेंगे आप या बुला के उससे मशवरा करेंगे तो आपको एक ढंग का मशवरा देगा। वो अटॉर्नी जनरल ने जो मशवरा दिया वो सही मशवरा दिया, और ऐसे और लोग चाहिए। मतलब आप ही कह रहे हैं NBC मैं बस अपनी रहनुमाई के लिए आप ही कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को महसूस हुआ कि कानूनी तौर पर ये मामला वैसा नहीं है कि वफाकी हुकूमत इस पर स्टैंड ले सके। अब बेहतर भी यही है कि जरा खुश उसलूबी से काम कर ले जाए, इससे ज्यादा इसकी कोई वक़्त नहीं है कि मतलब सियासी मामलात या दीगर अवाबित बेहतर हो जाएं। बिल्कुल 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 कामरान, वो सिंध का हिस्सा है, पूरी बात है, बलूचिस्तान का हिस्सा है वो। जी कामरान, देखिए मेरे लिए जो सबसे बड़ा ये आपका जो वो हेडर भी चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ये मामला खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं शायद ये पहला बयान है जिसके अंदर मुझे एक मफाहमत की वो चीज़ नज़र आती है, और बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। यही हम कह रहे थे कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि जो लोग अपोजिशन में होते हैं, अपोजिशन का काम तनकीद करना होता है। वो अगर बयानबाजी नहीं करेंगे, हुकूमतों पे तनकीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास इख्तियार तो है नहीं। इख्तियार तो होता है गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास। तो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसके पास क्योंकि इख्तियार होता है
तो उसका ज़रा दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। हर छोटी बात के ऊपर उनको जवाब नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि हर जमात के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बड़े हार्ड कोर पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, कुछ होते हैं कहते हैं कि मफामत की पॉलिसी भी रखें। कल ही मैं उनके जो तर्जुमान हैं नदीम अफजल चंद, वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो खुद भी रियलाइज़ कर रहे थे कि जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है तो सियासी दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है। और वो इस बात से इत्तफाक कर रहे थे कि ठीक है सियासी बयानबाजी अपनी जगह पर, लेकिन मुल्की मामलात के ऊपर जहां अवाम के मसाइल हों उसके ऊपर हुकूमत को भी और अपोजिशन को मिल बैठ कर बात करने की ज़रूरत है। और वो खुद कह रहे थे कि वो हर मीटिंग में ये वो बात ज़रूर करते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव रियलाइजेशन है। ये कितना मटेरियलाइज होता है वो अलग बात है, क्योंकि अपनी जगह पे ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इन अपोजिशन जमातों का यानी कि पीपल्स पार्टी और PMLN की जो लीडरशिप के हवाले से एक नुक्ता नज़र मौजूद है, लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ज़ाहिर है उनको वोट पड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब के अंदर ये जो PMLN के और पीपल्स पार्टी के लोग हैं, इनके मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंस है आप इनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो बड़ी थिन लाइन है। ज़ाहिर है कि अगर शायद इमरान खान साहब का ख्याल है कि इन अपोजिशन लीडरान के साथ अगर ये बैठेंगे तो तासुर ये जाएगा उनके वोटर्स को कि उनको शायद कोई NRO दे रहे हैं या अपने बयानी से पीछे वो हट गए हैं। लेकिन एज अ लीडर आपको लीड करना पड़ता है फ्रॉम फ्रंट, और अवाम तो को बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। फिर कामरान लग रहा है बेहतरी की तरफ मेरे ख्याल में प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि जो दूसरे मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जो IG पुलिस वाला मामला है, जो बाकी PDM की तहरीक है, उसमें क्या आउटकम आता है उसको देखने की जरूरत है। लेकिन मैं एक कंक्लूडिंग बात जरूर कहूंगा कि हम सियासतदानों को तनकीद का निशाना तो बनाते हैं, लेकिन अगर मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जेन्युइनली और सिंसियरली कोशिश करेंगे। मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के अंदर जो सियासतदान है अगर उनसे प्यार से उनकी इज्जत करते हुए बात करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट फॉलो अप में क्या करती है। ठीक है सिद्दीकी साहब और बुखारी साहब, मेरी गुजारिश होगी कि 90 सेकंड्स में अगर आप लोग कमेंट के साथ रिप्लाई करें ताकि मैं चौथा सवाल भी शामिल कर सकूं। सिद्दीकी साहब। अच्छा जरा इसमें बड़ी छोटी सी बात है, देखें जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ रही होती हैं उनके आपस में इख्तलाफात होते हैं, जब लेकिन इलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, वफाक में हो जाती है सूबों में। तो इनको जब वफाक में अगर एक गवर्नमेंट हो गई है तो सूबों को उसको मानना चाहिए, और जो सूबाई हुकूमतें हैं उसको वफाक एक बड़े भाई की तरह उनको देखें। और आपको पता है जो गवर्नर की पोस्ट होती है वो गैर सियासी होती है। तो अब अक्सर देखा गया कि जब अपोजिशन की किसी सूबे में गवर्नमेंट आती है तो वफाक वाले गवर्नर वहाँ पे अपना लगाते हैं। उस गवर्नर को चाहिए कि वो वज़ीर आला और उस सूबाई हुकूमत के साथ मिल के चले, और वो वफाक को जो है वो अच्छी चीज़ें ला के बताए ताकि वफाक उन पर अमल कर सके। वफाक जो है वो बड़े भाई का रोल अदा करता है और उसको कई चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो सूबे का ये हक बनता है कि कराची जो है आपने देखा है कि कराची पूरे पाकिस्तान को वहाँ से जॉब्स मिलती हैं, रेवेन्यू भी कराची से बहुत ज़्यादा आता है, कराची जो है पूरे पाकिस्तान को वेलकम भी करता है। तो कराची पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कराची एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, और सूबा सिंध भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जो भी मामलात होने चाहिए वो सूबाई हुकूमत के साथ मिल के होने चाहिए। वफाक को नरमी दिखानी चाहिए क्योंकि वो जो जज़ायर हैं वो उन सूबाई हुकूमतों के ज़ेर असर ही रहेंगे। वहाँ पर ज़्यादा जो काम होगा वो सूबाई हुकूमतों की ज़ेर निगरानी ही होगा। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है कि अगर उन्होंने कहा कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिल के चलेंगे तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। बुखारी साहब। जी मेरा ख्याल है मैं वेलकम करता हूँ ये इस जेस्चर को, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मजबूरी के तहत ही किया गया है, क्योंकि खान साहब को जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया है कि इसका हल जो है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत में है। ये जो आप मुक्के लहराते हैं इससे ये हल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फॉल आउट है वो ख़तरनाक हो रहा था। देखिए ये सिंध का हिस्सा है तो ये उतना ही एक कराची के रहने वाले का है जितना नोडेरों के रहने वाले का है ये जज़ायर। तो वहाँ पे एक अगर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की जाती तो वो जो सूबाई असबियत जिसे हम कहते हैं वो बढ़ने का एहतमाल था। उसके बारे में बाकायदा रिपोर्ट्स इनने पेश की गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से भी कि ये इससे इसका फॉल आउट जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि चारा इसके अलावा कोई नहीं। और वैसे भी मेरी ज़ाती राय ये है कि पाकिस्तान का हिस्सा है वो जज़ायर,
खान साहब उसे डेवलप करना चाहते हैं, बिल्कुल डेवलप करें। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान को ही आएगा। वो सिंध को आए, पंजाब को आए, बलूचिस्तान को आए, KP को आए, है तो पाकिस्तान ही। तो मेरा ख्याल है जेस्टर ऑफ गुडविल को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहिए और ये इसका हल जो है इसी तरीके से उन्हें करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छा फैसला जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिया गया। और अगर विफाक और सिंध के दरमियान मामला बेहतर होते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन लीगली तौर पर अगर जी NBC अगर मुझे इजाजत मैं कहता कि ये जो अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उसकी वजह सिर्फ एक है कि सिंध हाई कोर्ट में जजायर के खिलाफ, जजायर ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिटिशन फाइल हो चुकी है, उसकी समाअत हो रही है। अगर ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने तो बड़ी बेइज्जती होगी। चलें ठीक है, मैं क्विकली अगले सवाल की तरफ जाऊंगी। आज शाहिद खान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया में और उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। अब उनका ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है इस पर बात कर लेते हैं। सभी से गुजारिश है कि विदिन 50 सेकेंड्स अपने कमेंट मुझे आंसर कीजिएगा। जुल्लन साहब आपकी तरफ आऊंगी, सबसे पहले बताएगा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म हैं, नून लीग ठीक कह रही है? मेरे ख्याल ये इशू है नहीं, नून लीग बड़े गलत रास्ते पे चढ़ी हुई है। असल इशू ये है कि उसने वहां पे, सफदर ने जाके वहां पे हुल्लड़बाजी की और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको करना चाहिए था। ये सही काम हुआ जो कुछ हो चुका है। अब बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज है जो कि काबिल गौर और जिसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, वो ये है कि IG के साथ तो बदतमीजी नहीं की किसी ने। अगर IG साहब के साथ बदतमीजी हुई है तो वो जिसने की है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये दूसरा इशू है। और बाकी जो सफदर के साथ किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त था, उसका कोई भी करे उसको यही होना चाहिए उसके साथ, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। ठीक है, NBC देखिए छोटी मोटी बात नहीं, जनरल साहब ने बहुत समराइज कर दिया। अगर FIR कोई दर्ज नहीं कर रहा था तो आप सुबह कोर्ट में चले जाते, कोर्ट से जाके आप ऑर्डर ले आते FIR दर्ज करने का। दूसरी बात ये जो मैंने IG से बात की है मुख्तलिफ, वो कहते हैं ये तो काबिल तसद्दाजी है, पुलिस ही केस नहीं बनता। चले छोड़े इस बात को भी। मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक इससे हो ना हो, प्राइम पार्टी का पूरा ताल्लुक है। मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक भी हो, क्योंकि अली जैदी का जो ऑन कैमरा शॉट है वो बहुत ख़तरनाक है कि IG और चीफ सेक्रेटरी मैं तुम्हें काबीना में घसीटूँगा, मैं तुम्हें काबीना में घसीट कर OSD बनाऊँगा, तुम बेचते क्या हो मेरे सामने, तुम नौकर हो मरकज़ के, ग़ुलाम हो तुम मरकज़ के। ये तरीका और ऑन कैमरा, ये नहीं कि कहीं सुनाई बात, कैमरा सामने है और वो बोल रहे हैं। उसके बाद जो थाने का मंजर है, अगर आपको देखें तो वो फसाद है, वो ठीक है, थाने पे हमला है, थाने पे कब्जा है और गवर्नमेंट को चाहिए। पॉइंट आपका आगे NBC, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, कोऑपरेट कीजिए ताकि मैं बाकी केस की तरफ भी जा सकूं। बाकी दूसरा वो कानून का इशू है, कानून तोड़ा। बुखारी साहब, ये दो सेपरेट इशू। राइट, बुखारी साहब जी देखिए, मतलब दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे किसने क्या किया वो तो एक अजीबोगरीब सी बात हो जाएगी। लेकिन जहाँ भी इस तरह का सीन होता है और अगर बैड सीन हो जाता है तो और अच्छा भी होता या बुरा भी होता, दोनों सूरतों में क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है वो कैप्टन को ही जाता है। अब मेरा ख्याल है कि शाहिद खान अब्बासी साहब का ये स्टेटमेंट, मैं ये समझता हूँ कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है ताकि बात जिस तरफ को निकल रही थी, यानी जिस तरफ इशारे जा रहे थे उस तरफ ना जाए, और यकीनी तौर पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है और कोई भी फैसला इस तरह का बड़ा होता है या कोई भी एक्शन बड़ा होता है, बस आप ये कह रहे हैं हालात की संगीनी को भांपते हुए सिर्फ इसका रुख तब्दील किया उन लोगों ने। कामरान, मेरे ख्याल में एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आपको पता है कि जो PDM की तहरीक शुरू हुई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है वो जब वो कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो जाहिर है कि अपोजिशन को भी एक मौका मिलता है, जो भी उनकी कार्रवाई होगी तो वो कोशिश करेंगे उनके ऊपर डालने की। और वैसे भी ये मामला इतना सादा है नहीं। ठीक है, अगर वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई, कैप्टन सफदर ने कोई गलत काम किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई उससे ये सवालात जरूर उठते हैं कि ये आम केस नहीं है, कई बड़ी शख्सियात शायद इसके पीछे मुलव्विस हो सकती हैं, इन्वॉल्व हो सकती हैं। वो जो बात अक्सर हम करते हैं कि गरीब के
के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। सफदर ऐवान ने बिल्कुल गलत हरकत की थी, उसको तो लोग कह रहे हैं अगर उसने कर दिया, उसने बिल्कुल गलत हरकत की थी और ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए। और इसी तरह गिरफ्तारियां हमारे मुल्क में होती हैं, दीवारें फलांग के जाते हैं, दरवाजे तोड़ के जाते हैं। तो ये इसको तो चेंज होना चाहिए, लेकिन सबके लिए चेंज होना चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म का इतना कोई इकदाम नहीं था, ये उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। जो सूबे की जो फोर्सेस थी उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन बिल्कुल सफदर ऐवान के खिलाफ लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बानी पाकिस्तान के मिज़ार पे जो इस किस्म की हरकत की थी। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।